बेटा रामू, ओ रामू, देख बेटा, आप उठ जा। देख सुबह हो गई है। ठीक है माँ, उठता हूँ। अरे बेटा रामू, अब तो तू मुझ पर थोड़ी दया कर। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम पर क्या दया करूँ? मैं कुछ समझा नहीं माँ। अरे बेटा, मैं जो लड़की से तेरी शादी करवाना चाहती हूँ, तू उस लड़की से शादी कर ले। यूं ही कब तक अपनी बूढ़ी माँ से घर का काम करवाता रहेगा? अगर तू वो सोनम से शादी कर लेगा तो मुझे भी जरा काम में सहारा मिल जाएगा बेटा। अरे माँ, आज फिर तुम शादी की बात को लेकर शुरू हो गई। अरे माँ, मैंने तुमसे कहा ना, जब मुझे शादी करनी होगी जब मैं तुम्हें बता दूंगा। नहीं, आज मैं वो रब्बू की बहन सोनम से तेरी शादी के लिए बात कर लेती हूँ। अरे नहीं माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो सोनम से तो कभी भी शादी नहीं करूँगा। और माँ, आज तुमने सुबह इतनी जल्दी मुझे ये फालतू की बातें करने के लिए उठाया है क्या? अरे नहीं बेटा, आज घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं। तू जरा जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ काट कर मुझे ला कर दे दे। ठीक है माँ, ये बात कहो ना, तुम कहाँ वो फालतू की बातों को लेकर आ जाती हो? मैं अभी तुरंत जाकर लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। कुछ ऐसा ही था गोपालपुर गांव में रहने वाली मंदा बहन का परिवार। पति के गुजर जाने के बाद उनके घर में उनका केवल एक लौता बेटा रामू ही था। मंदा बहन का पति गांव का सरपंच था, जिस कारण उन्हें संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंदा बहन की एक इच्छा थी कि वो अपने बेटे का विवाह उसी गांव में रहने वाले रब्बू की बहन सोनम से करवाए। इतनी लकड़ियाँ बहुत है। अब मैं इन लकड़ियों को घर की ओर लेकर जाता हूँ। रामू ये सब कह रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो घूंघट डाले सर पर मटका लेकर जा रही होती है। अरे, ये लड़की कितनी रूपवान थी। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर युवती आज तक नहीं देखी। मुझे तो लगता है ये युवती यहीं आसपास कहीं रहती है। मैं इस लड़की का पीछा करता हूँ। फिर इतना कहकर रामू उस युवती का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद उस युवती का घर आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सुंदर युवती इसी गांव में रहती है। मैं एक बार जाकर देखता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इस ओर कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तो बूढ़े बाबा ये आपका घर है? हाँ बेटा, ये मेरा ही घर है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं बूढ़े बाबा, बस ऐसे ही। मैं वो पड़ोसी गांव गोपालपुर में रहने वाले ज्ञानचंद्र जी का बेटा रामू हूँ। अरे बेटा, कहीं तुम उनकी बात तो नहीं कर रहे हो जो गोपालपुर गांव के अभी कुछ समय पहले सरपंच थे और अभी कुछ वर्षों पहले ही वो शांत हो गए? हाँ हाँ बूढ़े बाबा, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। अच्छा, तुम उन्हीं के बेटे हो। अरे तो बेटा, तुम ये बाहर क्यों खड़े हो? आओ, हमारे घर के भीतर आओ। अरे नहीं बूढ़े बाबा, वो तो मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था, तो मुझे प्यास लगी, तो फिर मैं तुम्हारे घर की ओर आ गया। गायत्री, ओ गायत्री, बेटी जरा तू एक गिलास पानी तो लेकर आ। इसका मतलब वो सुंदर युवती ये बूढ़े बाबा की बेटी है। लो दादाजी। अरे नहीं बेटी, ये पानी मुझे नहीं, इन्हें दे। ये पड़ोसी गांव के सरपंच साहब के बेटे हैं। क्यों बूढ़े बाबा, ये आपकी बेटी है क्या? अरे नहीं बेटा, ये मेरी पोती है। इस बेचारी के माँ बाप इसे बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। बस जब से ही मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, मुझे तो लगा कि ये आपकी बेटी है। अरे नहीं बेटा, हाँ, मगर मुझे ये अपनी बेटी से भी अधिक प्रिय है। काश इसकी शादी कोई अच्छे से घर परिवार में हो जाती। अरे बूढ़े बाबा, आप ये बात क्यों कह रहे हो? भला आपकी पोती की शादी कोई अच्छे घर परिवार में क्यों नहीं हो सकती है?
अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरी पोती को कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। क्या? बूढ़े बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी पोती कितनी सुंदर है, भला इसे कौन युवक पसंद नहीं करेगा? अरे बेटा, अभी तुमने मेरी पोती का आधा ही चेहरा देखा है। ये जन्म से ही अंधी है, इसे अपनी एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या अंधी है? अगर बूढ़े बाबा आपको कोई विपत्ति ना हो तो क्या मैं आपकी पोती का आधा चेहरा भी देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। बेटी, तू जरा इन्हें अपना पूरा चेहरा दिखा। और फिर गायत्री अपने सर से घूंघट हटा देती है। अरे नहीं बूढ़े बाबा, आपकी पोती एक आंख से अंधी होने के बावजूद भी बहुत सुंदर युवती है। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक इतनी सुंदर युवती नहीं देखी। बूढ़े बाबा, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो ना बेटा। मुझे आपकी पोती गायत्री बड़ी पसंद आई। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो क्या आप गायत्री की शादी मुझसे करोगे? अरे बेटा, भले ही हम गरीब हैं, मगर तुम ये बात कहकर हमें और नीचा मत दिखाओ। तुम कहाँ और हम कहाँ, ये रिश्ता कैसे हो सकता है बेटा? अरे बूढ़े बाबा, रिश्ते पैसों से नहीं बनते। मुझे आपकी पोती बड़ी पसंद आई। मैं गायत्री से शादी करना चाहता हूँ। क्या आप गायत्री की शादी मुझसे करोगे? अरे बेटा, ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। किंतु बूढ़े बाबा, एक बार आप गायत्री से पूछ लेते तो बढ़िया होता। बेटी, तुझे ये रिश्ता मंजूर है क्या? जी दादाजी। फिर इतना कहकर गायत्री शर्मा कर अपने घर के भीतर चली जाती है। ठीक है, अब तुम शादी की तैयारी करो। फिर इतना कहकर रामू अपने घर की ओर चल देता है। माँ, ओ माँ, अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे पागल, ये सब तेरी सगाई की तैयारियां हो रही हैं। आज तेरी और सोनम की सगाई है। क्या माँ, मेरी और सोनम की सगाई? किंतु माँ, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरी आज सगाई वो सोनम से कर रही हो। अब तू इतना भी बड़ा नहीं हो गया है जो मुझे हर चीज तुझसे पूछ कर करनी पड़े। यहाँ कोई सगाई नहीं होगी, आप सब जाइए। ये तू क्या कह रहा है रामू? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। यहाँ अब कोई सगाई नहीं होगी, आप सब जाइए। अरे मंदा बहन, तुम्हारा ये पुत्र रामू कुछ ठीक नहीं कर रहा। हमने माना कि तुम्हारे पिताजी गांव के सरपंच थे, मगर हमारी भी तो कोई इज्जत है। तुमने तो मेरी बहन से तुम्हारे पुत्र की सगाई की बात पूरे गांव में बता दी। तुम्हारे पुत्र ने मेरी बहन से शादी नहीं की तो हमारी इस गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने कहा ना, यहाँ कोई सगाई नहीं होगी, आप सब जाइए। फिर इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अरे रामू, ये तूने क्या किया? अरे माँ, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। तुम जानती नहीं हो माँ, ये रब्बू और उसकी बहन एक नंबर के चालाक है। तुम्हें पता है, एक दिन बस एक बार मेरी बहन की शादी वो रामू से हो जाए, उसके बाद रामू की जितनी भी संपत्ति है उसे मैं चालाकी से हड़प लूंगा। माँ, वो और उसकी बहन केवल हमारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। रामू, वो मैं कुछ नहीं जानती। तेरी शादी सोनम से ही होगी, मैं जुबान दे चुकी हूँ। माँ, तुम्हें अपनी दी गई जुबान ज्यादा प्रिय है या मैं? नहीं माँ, नहीं, मैं वो सोनम से विवाह नहीं करूँगा। मैंने अपने विवाह के योग्य एक युवती ढूंढ ली है जिससे मैं शादी करूँगा। क्या तूने अपने विवाह के लिए लड़की ढूंढ ली है? हाँ माँ, हाँ, मैंने अपने विवाह के लिए एक बहुत सुंदर युवती ढूंढ ली है और मैं उसी से ही विवाह करूँगा। ये तो क्या कह रहा है रामू? कौन है वो लड़की और वो कहाँ रहती है? माँ, आज सुबह जब मैं जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने गया था तब। फिर रामू ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। अरे नहीं बूढ़े बाबा, आपकी पोती एक आंख से अंधी होने के बावजूद भी बहुत सुंदर युवती है। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक इतनी सुंदर युवती नहीं देखी। बूढ़े बाबा, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो ना बेटा। मुझे आपकी पोती गायत्री बड़ी पसंद आई।
मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो क्या आप गायत्री की शादी मुझसे करोगे? जिसे सुनने के बाद, रामू तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है कि तू एक अंधी लड़की से विवाह करेगा? ना उसके पास पैसा है। भले ही माँ वो लड़की गरीब है, मगर शादी के बाद वो हम दोनों का बढ़िया से ख्याल रखेगी और उसे ये सोनम और उसके भाई की तरह जमीन जायदाद का लालच नहीं है। माँ वो एक साफ दिल की युवती है और मैं उससे ही विवाह करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस अंधी से तेरा विवाह कभी नहीं होने दूंगी। मैं उस अंधी को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। इस घर की बहू बनेगी तो सोनम बनेगी। और फिर रामू की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ समझने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं ये रब्बू और उसकी बहन ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया। माँ वो दोनों लालची है, वो केवल हमारा घर परिवार बर्बाद करना चाहते हैं। मैं शादी करूँगा तो गायत्री से ही करूँगा। फिर इसी प्रकार रामू अपनी बात के अनुसार गायत्री से विवाह करता है और विवाह हो जाने के बाद, माँ तुम मुझे और अपनी बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल नहीं। मैं इस अंधी को अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मगर माँ जी, मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भाग्यवान, तुम मेरी माँ की बातों का कभी बुरा मत मानना। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मेरी माँ मेरी शादी एक सोनम नाम की लड़की से कर रही थी, मगर गायत्री मैं तुमसे विवाह करना चाहता था। तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसी कारण माँ मुझसे नाराज है। फिर रामू ने गायत्री को सारी बातें बताई। अच्छा, तो ये बात है। भाग्यवान, मेरी माँ की ओर से मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? देखना भाग्यवान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ तुम्हें हमारे घर की बहू अवश्य स्वीकारेगी। फिर इसी प्रकार जल्दी जल्दी कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन, माँ, ओ माँ, माँ अब तुम दादी बनने वाली हो और मैं माँ पिता बनने वाला हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। अब उस अंधी को कुछ ही महीनों बाद संतान भी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे उस अंधी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं उसे अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। बहू, ओ बहू। हाँ कहिए माँ। बहू, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, तो जरा हम दोनों नदी से पानी लेकर आते हैं। ठीक है माँ जी। फिर इतना कहकर गायत्री और मंदा नदी की ओर पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। और गायत्री जैसे ही नदी से पानी भर रही होती है कि तभी रामू की माँ गायत्री को नदी की ओर धकेल देती है। बचाओ, बचाओ, अरे मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। और गायत्री डूबते डूबते आगे की ओर चली जाती है। और फिर रामू की माँ घर पहुंचकर, बेटा रामू, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ? क्या अनर्थ हो गया? और गायत्री कहाँ है? बेटा, जब मैं और बहू नदी के किनारे से पानी भर रहे थे, तभी अचानक बहू का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। क्या माँ, गायत्री नदी में गिर गई? ये तुम क्या कह रही हो माँ? और माँ, गायत्री को किसी ने बचाया नहीं? बेटा वहाँ पर कोई नहीं था, मगर मगर तू चिंता बिल्कुल मत कर। मैंने कुछ मांझी को इसकी सूचना दी है, वो गायत्री को नदी में ढूंढ रहे हैं। रामू ने गायत्री को नदी में खोजा, किंतु रामू को गायत्री कहीं नहीं मिली। साध्वी, आज अपने आश्रम में एक बूंद भी पीने योग्य पानी नहीं है, तो मैं सरोवर से पानी लेकर आता हूँ। फिर इतना कहकर साधु महाराज नदी की ओर निकल जाते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद
उनकी नजर वहाँ पड़ी घायल अवस्था में गायत्री पर पड़ी, जिसे देखकर अरे अरे, ये युवती यहाँ, और इसके सर पर तो चोट लगी है। ये जरूर इसी नदी में बहकर आई है, मगर इसकी हालत तो बड़ी गंभीर लगती है। मुझे इसे अभी तुरंत ही अपने आश्रम की ओर ले जाना चाहिए। फिर साधु महाराज गायत्री को अपने आश्रम की ओर ले जाते हैं। अरे गुरुजी, ये युवती कौन है? अरे साध्वी, ये युवती मुझे नदी किनारे घायल अवस्था में दिखाई दी। फिलहाल तो मैंने इसके जख्म पे कुछ जड़ी बूटियां लगा दी है और थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रामू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पता नहीं मुझे छोड़कर भाग्यवान कहाँ चली गई, और अब मैं उसके बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा। मैंने उसे पूरी नदी में खोजा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। और फिर कुछ समय बाद अचानक से गायत्री को होश आता है। साधु महाराज, उस युवती को होश आ गया है। बेटी, अब तुम ठीक महसूस कर रही हो ना? ठीक महसूस? मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? अरे बेटी, आज सुबह सुबह तुम मुझे नदी किनारे घायल अवस्था में दिखाई दी। अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर पर चोट आ जाने के कारण गायत्री की याददाश्त जा चुकी थी और यहाँ तक कि वो साधु महाराज को अपना पिता समझने लगी थी। साध्वी, मुझे तो लगता है इस बेटी की याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है? तो गुरुजी, फिर हम क्या करेंगे इसका? और गुरुजी, ये युवती तो गर्भवती है। क्या गर्भवती? जब तक इस युवती की याददाश्त वापस नहीं आ जाती है, तब तक हमें इसे अपने आश्रम में ही रखना होगा, और हम इसे इस हालत में और कहीं छोड़ भी नहीं सकते। साध्वी, आज से तुम इस बेटी का ख्याल रखना। जी गुरुजी। फिर इसी प्रकार गायत्री उन्हीं साधु महाराज के साथ उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। और फिर धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ महीनों बाद गायत्री एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। और फिर ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, बेटा रामू, तू यूं ही कब तक गायत्री का दुख बनाता रहेगा? मेरी बात मान, तू वो सोनम से विवाह कर ले। नहीं माँ, नहीं, मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। ठीक है माँ, अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। फिर इतना कहकर रामू वहाँ से निकलकर नदी के किनारे बैठ जाता है। पता नहीं मेरे भाग में क्या लिखा है। गायत्री ने ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। हमें तो संतान भी होने वाली थी। साध्वी नदी से पानी भर रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे वो युवती गिर गई। और फिर रामू तुरंत वहाँ जाकर उस युवती के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है, जिससे वो युवती होश में आ जाती है। अब तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मुझे अचानक से चक्कर आ गए थे। वैसे आप पानी भरकर किस ओर जा रही थी? यहीं पास में हमारा आश्रम है, मैं वहीं पानी भरकर जा रही थी। ठीक है, आपका मटका उठाकर मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। फिर रामू वो मटका उठा लेता है और वो दोनों आश्रम की ओर जाने लगते हैं। तभी वो आश्रम पहुंचकर, अरे साध्वी, ये युवक कौन है? गुरुजी, वो मुझे अचानक से नदी किनारे चक्कर आ गए थे। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गायत्री आती है। पिताजी, मैं लकड़ियाँ लेकर आ गई हूँ। अरे गायत्री, तुम यहाँ? मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाग्यवान नहीं हूँ और मेरा नाम गायत्री नहीं है। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? भाग्यवान, मैं तुम्हारा पति रामू हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुत्र,
तुम इसे कैसे जानते हो? अरे साधु महाराज, ये मेरी पत्नी गायत्री है, जो अभी कुछ महीनों पहले नदी में गिर गई थी। हमने इसे खूब खोजा, किंतु हमें ये कहीं नहीं मिली। मगर साधु महाराज, मेरी पत्नी मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि पुत्र, इस युवती की याददाश्त जा चुकी है। क्या याददाश्त जा चुकी है? तो क्या इसका मतलब अब मेरी पत्नी की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी साधु महाराज? अरे नहीं पुत्र, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को अवश्य मिलाएगा। और फिर इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगती है और ऊपर से एक पेड़ की दुगाल टूटकर गायत्री के सर पर लग जाती है, जिससे गायत्री की याददाश्त आने लग जाती है। तुम यहाँ? भाग्यवान, अब तुम्हें सब याद आ रहा है ना? मैं तुम्हारा पति रामू। हाँ, अब मुझे सब याद आ रहा है। मगर भाग्यवान, तुम नदी में कैसे गिरी? मुझे सासू माँ ने नदी में धक्का दिया था। फिर गायत्री ने रामू को सारी बातें बताई। मुझे माफ कर दो गायत्री, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे नहीं, इसमें आपकी गलती कुछ नहीं है। बेटी, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता है। बेटा, तुम्हें मुझे एक और खुशखबरी देनी है। तुम्हारी पत्नी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है। क्या कन्या? भाग्यवान, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। मगर साधु महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत लोगों से सुना है कि आपकी दी गई जड़ी बूटियों से लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी नष्ट हो जाती है। अगर साधु महाराज, मेरी पत्नी की आँख ठीक हो जाए तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी। हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। तुम इन जड़ी बूटियों का सेवन अपनी पत्नी की आंखों पर हर रोज करना, और देखना तुम्हारी पत्नी की आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर रामू और गायत्री अपने घर की ओर चले जाते हैं। गायत्री को देखकर रामू की माँ चौंक जाती है। अरे अरे बहू, तू यहाँ? माँ, तुमने गायत्री के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रामू ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। मगर साधु महाराज, मेरी पत्नी मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि पुत्र, इस युवती की याददाश्त जा चुकी है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं वो रब्बू और उसकी बहन की बातों में आकर अंधी हो गई थी। जो मैंने गायत्री के साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दे बेटा। और बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है गायत्री। अरे नहीं माँ जी, आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करिए। जो हुआ सो हुआ, अब आप वो सभी बातों को भूल जाओ। और देखिए, ये लो तुम्हारी पोती। क्या? मेरी पोती? अरे ये कितनी सुंदर है। मुझे माफ करना बेटा और बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फिर इसी प्रकार रामू की माँ की अक्ल ठिकाने पर आ जाती है और वो सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। और साधु महाराज की दी गई औषधि का सेवन करने के बाद गायत्री की आंख बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे अपनी आंख से दिखाई देने लगता है और कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।